हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, जैसे कि हमने पहला सेट लगाया था प्रैक्टिस सेट, और जब भी एग्ज़ाम करीब होती है दोस्तों तो प्रैक्टिस सेट ही हमको काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। कम समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन हो दोस्तों, ठीक है, पुराने ओल्ड पेपर हो या जो भी प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास अवेलेबल है जो चीज़ें दोस्तों, उनसे ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक सेट कंप्लीट करा दिया हूँ, ये सेकंड सेट हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चनों को यहाँ पर हमको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है, और जो पोस्टपोन की अफवाहें चल रही हैं, देखिए दोस्तों, हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इस बात के आप ध्यान रखें कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। होगी तो टाइम मिलेगा तो चीज़ों को समझेंगे, नहीं तो अपने एग्ज़ाम को आप 18 को मान के वो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आइए, सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है। पुलिस रिपोर्ट का क्या अर्थ है दोस्तों? पुलिस थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी द्वारा 173 उपखंड 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट या केस डायरी में दर्ज रिपोर्ट। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पुलिस रिपोर्ट धारा 173(2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट की ये पुलिस रिपोर्ट समझी जाएगी, इसका अर्थ लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिगृहित करने का अधिकार किसके पास है? पुलिस अधिकारी के पास है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, या विशेष मजिस्ट्रेट को है। दोस्तों, जो चुराई हुई संपत्ति को अभिगृहित करने का जो अधिकार है वो दोस्तों पुलिस अधिकारी को है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा, पुलिस अधिकारी को ये अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी की धारा 41(ग) के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। केवल जिला स्तर पर, केवल राज्य स्तर पर, केवल कमिश्नर स्तर पर, राज्य या जिला स्तर पर? दोस्तों, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा जिला स्तर पर दोनों जगह। ठीक है, राज्य और जहाँ पर चाहें अधिक जिलों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी 1973 की धारा 106 में अच्छे आचरण के हेतु बंधपत्र निष्पादित करने हेतु आदेश देने का अधिकार केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, केवल पुलिस आयुक्त को है, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, या दोस्तों इनमें से कोई को नहीं? तो दोस्तों, सही ऑप्शन है डी, इनमें से किसी को भी ये आदेश देने का अधिकार नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 144 के अंतर्गत, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 के अंतर्गत आंतरिक खतरे या न्यूसेंस रोकने के लिए कौन आदेश दे सकता है? तो दोस्तों, उपखंड मजिस्ट्रेट देगा, जिला मजिस्ट्रेट देगा, या राज्य सरकार द्वारा जिसे सशक्त किया गया है वहाँ पे मजिस्ट्रेट देगा। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में सभी जहाँ पर जिस एरिया में है उस एरिया का, ठीक है, निकटतम उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी हो वह देगा, तो सभी ऑप्शन सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस द्वारा धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाएंगे विचरण के दौरान, अन्वेषण के बाद, अन्वेषण के दौरान, या कोई नहीं? दोस्तों, इसको किए जाएंगे अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। देखिए तो दोस्तों, ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए नेक्स्ट टेक्स्ट चलता है संविधान, जो क्वेश्चन नंबर 7 बताता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक कथन सत्य है, और आइए देखते हैं कौन सा है। तो सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में ही कार्य कर सकता है। दोस्तों, एक ऑप्शन नंबर 2, सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश जहाँ चाहे वहाँ कार्य कर सकता है। ये भी गलत दोस्तों, गलत हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश उसी न्यायालय में कार्य कर सकता है, ये भी गलत। और सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी अदालत में कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 प्रदान करता है, क्या करता है दोस्तों? प्रारंभिक आधिकारिकता, निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति, विशेष अवकाश देने की शक्ति, मामलों को हस्तांतरित करने की शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों, निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति, धारा
अनुच्छेद 137 इस बारे में बात करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है ये इसे 21A में प्रदान जोड़ा गया है, ठीक है, 21 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा बाध्य हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा बाध्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। और भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। तो दोस्तों सही ऑप्शन है इसका कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस आधार पर महाभियोग लाया जाएगा? संविधान के उल्लंघन पर। दोस्तों यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो इस उल्लंघन के आधार पर दोस्तों क्या होगा? महाभियोग लाया जाएगा 61 के अधीन धारा अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, ठीक है, ए इसका ऑप्शन सही है। संविधान का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दंड संहिता 1860 IPC। एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत करने के पश्चात भी उसे निरोध में रखता है, वहाँ संहिता के अंतर्गत दोषी होगा। जमानत प्रस्तुत होने के बाद भी उसे क्या रखता है? तो क्या करता है कि कैद में रखता है, तो वो किस संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? अपहरण करा उसने या सदोष परिरोध करा उसने, या सदोष अवरोध करा या अपहरण करा। दोस्तों तो चारों रास्ते में से किसी तरफ जाने नहीं दिया जाना, मतलब उसे सदोष परिरोध किया, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस्यचरित्रता किस धारा में है? दोस्तों 4 क्लोज 54 354 C A B C D में है, ठीक है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन दोस्तों C है। पीछा करना D में बात करता है, नग्न अवस्था B में बात करता है। दोस्तों नहीं कि चारों आप देखना, ये चारों धाराएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। और आपसे इस पेपर में कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं बताइएगा। यदि आपके 150 में से, ठीक है, 60 पे 70 क्वेश्चन दोनों दोस्तों में 70% दोनों में आते हैं, AB दोनों में, तो ठीक स्थिति हमारी, वरना स्थिति हमारी कमज़ोर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है, परंतु सभी प्रकरण में नहीं। शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं, सामान्य ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सहभागिता के लिए आवश्यक है, परंतु सभी प्रकरण में नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? सभी हत्याएं आपराधिक मानववध है, तो सभी हत्या आपराधिक मानववध नहीं है। सभी आपराधिक मानववध हत्या, ये सही है दोस्तों, ठीक है, 20 का सही ऑप्शन है। हत्या के लिए हमेशा आशय आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, तो सही ऑप्शन दोस्तों बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक स्थान के समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण किया जाना। देखिए अश्लील शब्दों का जो उच्चारण किया जाता है, तो धारा हमारी 294 इस बारे में प्रावधान करती है, ठीक है, अश्लील शब्दों का उच्चारण किया जाना, ये किसके अंतर्गत दंडनीय होगा? 294 के अंतर्गत। आइए विस्फोटक अधिनियम का विस्तार है, और दोस्तों सारे ही अब एक्ट हमारे का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ऑप्शन नंबर इसका, और लगभग सभी एक्ट में पूछे जाएँ दोस्तों, तो ध्यान रखना संपूर्ण भारत पर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 6(4) के अंतर्गत अनुज्ञापन अधिकारी प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील कितने समय के अंदर होगी? तो दोस्तों ये अपील ऐसी कालावधि में जैसी विहित की जाए, ठीक है, जिससे राज्य सरकार विहित करे ऐसी कालावधि में की जाएगी, ठीक है। धारा का से लेकर जो धारा 6 का खा गा दोस्तों ये देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण धारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इस साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन साक्षी नहीं है? कौन सक्षम साक्षी नहीं है? कौन सक्षम साक्षी नहीं है? दोस्तों बधिर, जो बेरा, अवयस्क, माइनर, मानसिक रूप से विक्षिप्त या सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, जो मानसिक रूप से
विक्षिप्त है, मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता। लेकिन वह व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है तो कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल में पागल है और कुछ अंतराल में समझदार हो जाता, समझ सकता है चीज़ों को, जब वह साक्ष्य दे सकता है। ठीक है, जो मानसिक रूप से परमानेंटली है ना, तो ऐसा व्यक्ति साक्ष्य के लिए सक्षम नहीं होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञ की राय के बारे में बोलती है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सुसंगत नहीं है, ये निश्चायक सबूत है, ये ग्राह्य नहीं है दोस्तों, ये निश्चायक सबूत नहीं है। तो जो राय होती है दोस्तों विशेषज्ञ की राय, वो निश्चायक सबूत नहीं होती है, सबूत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अभियुक्त का आचरण सुसंगत है? तो दोस्तों सीधी धारा पूछी गई है और अभियुक्त का जो आचरण सुसंगत के बारे में बात करती है वो दोस्तों हेतु आचरण। ठीक है, ये बात 8 में करती है। पहचान चिन्ह धारा 9-11 में असंगति के वो कहीं अन्य स्थान पर के बारे में बात करता है। एक बात मिथ्या तो सब बात मिथ्या का सिद्धांत। ऑप्शन 22 का क्वेश्चन, एक बात में मिथ्या तो सब बात मिथ्या का सिद्धांत है दोस्तों, ये विधि का एक नियम है, ये सावधानी का नियम है, ये भारत में अप्रयोज्य है दोस्तों। बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, इसकी सावधानी का नियम भी है और ये विधि का नियम भी है। तो बी, और सॉरी गलती होगी, ये बी और सी, ये सावधानी का नियम और भारत में अप्रयोज्य है। बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में बात कही गई है? इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में दोस्तों धारा 85A में बात कही गई है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन से तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों वह तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है जो स्वीकृत हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो तथ्य स्वीकृत हैं उन्हें सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध के लिए सजा का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? सजा का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया है? 50 से 58 तक, 36 से 39 तक, 40 से 50 तक, या 9 से 18 तक? दोस्तों सही ऑप्शन है 50 से लेकर 58 तक अपराध के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा 50 से 58 तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह विश्वास करने पर कि कोई अपराध कारित किया गया है, प्रवेश करने, तलाशी लेने, हिरासत में लेने तथा रोके रखने की शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है दोस्तों? संचालक को, मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक को, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्य किसी पुलिस अधिकारी को, या सभी को? तो सही ऑप्शन दोस्तों डी इसका होगा, सभी को। 27 देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की इस धारा के तहत अपराधों का शमन करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों इस शक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो धारा 54 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्म्स एक्ट कब से प्रभाव में आया? ठीक है, इन्फोर्स, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1959 से, 1/10/1959 से। आइए क्वेश्चन नंबर 30, आयुध शब्द में सम्मिलित है अग्नायुध, लाठी, सहारे की छड़ी, खिलौने का हथियार। तो सही ऑप्शन दोस्तों अग्नायुध। आयुध में सम्मिलित है, अग्नायुध सम्मिलित है, लाठी नहीं है, सहारे की छड़ी नहीं है, और खिलौने या बच्चों के हथियार वगैरह ये भी शामिल नहीं है। क्या शामिल है? फायर आर्म्स, ठीक है, अग्नायुध। आयुध अधिनियम किस धारा में अपवाद निहित है? धारा 245, 45 जो है इस जो अपवाद के बारे में बात करती है, 45। तो अपवाद कहाँ पर निहित है? 45 में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के क्वेश्चन नंबर 31 अधिनियम की धारा 23 के प्रयोजनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो वो नहीं है धारा 23(1)(2) के उल्लंघन करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष से अन्यून 2 वर्ष तक हो सकेगा कारावास से दंडित किया जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
अधिनियम की किस धारा में दुष्प्रेरण का दंड बतलाया गया है? दुष्प्रेरण का दंड दोस्तों 17 में बतलाया गया है, धारा सेक्शन 17। अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों को बंद किया गया है, धारा 33 शक्तियां और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 34 खाद्य सुरक्षा मानव एवं मानक अधिनियम 2006 के किस अध्याय में वित्त लेखा परीक्षा और रिपोर्ट के बारे में संबंधित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अध्याय 11 में। 35 का क्वेश्चन, खाद्य प्राधिकरण द्वारा तैयार बजट किसको प्रेषित किया जाएगा? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों को? तो दोस्तों ये तैयार किया जाता है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से अभिप्रेत है? तो दोस्तों ये है धारा 37 के नियुक्त अधिकारी। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम को मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 28 सन 2006 द्वारा संशोधित किया गया है। उसका सही ऑप्शन दोस्तों इसे 28 क्रमांक 2006 द्वारा संशोधित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 2006 में इसे संशोधित किया गया है। धारा 3, 4, 5, 6 या 13 के अधीन निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति है, कितने वर्ष है? तो वो है दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 सॉरी। अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो अधिनियम में कुल दोस्तों 35 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियम के अंतर्गत बालक से अभिप्रेत है, तो वह बालक से जो बालक की उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम उम्र के वायु वाले बालक, यहाँ पर बालक समझा जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत नोटिस की तामीली के बारे में प्रावधान किया गया है किस धारा में? तो धारा 13 नोटिस की तामील के बारे में प्रावधान करती है। 42 अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी कौन? के राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समुचित सरकार या दोनों? केंद्र राज्य दोनों। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों केंद्र सरकार इस पर नियम बना सकेगी, ऑप्शन नंबर बी। समुचित प्राधिकारी सब परिभाषित है किस धारा में? धारा 2A में, धारा 2B में, तो C में, तो D में। सही ऑप्शन है इसको 2A में परिभाषित किया गया है। आइए 44 कोई भी व्यक्ति प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का निम्नलिखित असामान्यताओं का पता लगाने के लिए उपयोग करेगा। गुणसूत्री असामान्यताओं, हीमोग्लोबिन विकृतियाँ, लिंग संलग्न आनुवांशिकी रोग या सभी? और दोस्तों इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का पता लगाने के लिए डी ऑप्शन सही होगा। 45 इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा कौन? राज्य, केंद्र, राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड? तो इसका सही ऑप्शन है केंद्र, बी ऑप्शन सही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा किस धारा में लोक सेवा को परिभाषित किया गया है? तो सही ऑप्शन है इसका दोस्तों दोषी में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वहां सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश ना रह चुका हो। तो सही ऑप्शन दोस्तों डी इसका सही होगा। सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश ना रह चुका हो। अधिनियम के अंतर्गत बैंकर बहियों के अवलोकन का प्राधिकार प्रावधानित है। और दोस्तों सीधी धारा पूछी गई है और धारा 18 सीधी बात करती है बैंकर बहियों के अवलोकन के बारे में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों का विचरण किया जाएगा। सेशन न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष रूप से सशक्त किया गया हो द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी या जिला मजिस्ट्रेट। दोस्तों सही ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष रूप से सशक्त किया गया हो के द्वारा ही किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12 खा के अनुसार सिविल न्यायालय तब तक कोई आदेश वैदेश नहीं देगा या किसी अन्य अनुतोष के लिए आदेश नहीं करेगा जब तक ऐसा आदेश या वैदेश या अनुतोष के लिए आवेदन की सूचना उस सरकार को ना दे दी गई हो या उस अधिकारी को ना दे दी गई हो। सही ऑप्शन डी, उस सरकार को ना दे दी गई हो या उस अधिकारी को ना दे दी गई हो। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 का 1 के अनुसार कुछ रकमों को भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करते समय केंद्र सरकार कितना साधारण ब्याज अधिरोपित कर सकेगी। तो दोस्तों इसमें जो ब्याज कर सकेगी वो है 15%। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार परिभाषित है। दोस्तों अत्याचार को जो है वो 2 का में परिभाषित किया गया है। अत्याचार को 2 का में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 के तहत उस व्यक्ति को अधिकतम क्या सजा दी जाएगी, दी जा सकती है जो SC/ST का सदस्य नहीं है परंतु ST/SC के विरुद्ध अपराध करता है। ठीक है, ST/SC व्यक्ति के खिलाफ अपराध को इसमें इस धारा में इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है जो अन्य कैटेगरी से आता हो, OBC या जनरल से। तो दोस्तों इसकी जो सज़ा है कि विरुद्ध अपराध जो है दोस्तों क्या है उसका सही, तो मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। अधिनियम के अंतर्गत अपील कितने दिनों के भीतर की जाएगी, और दोस्तों अपील जो है 90 दिनों के भीतर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत धारा 16 में सद्भावपूर्वक किए गए कार्य का संरक्षण प्रदान किया गया है। और दोस्तों ये सभी को किया जाता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी व्यक्ति को, सभी को। ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा में उपबंधित है कि कुछ आधारों पर निरोधादेश अपरिवर्तनीय या अवैध नहीं होगा। तो धारा 6 इस बारे में बात करती है। धारा 6, मध्य प्रदेश गौवंश प्रत अधिनियम 2004 का यह अधिनियम मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम की धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है दोस्तों? धारा 17 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, धारा 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम किस धारा के अंतर्गत शास्ति का उपबंध किया गया है? किस धारा के अधीन पेनल्टी का उपबंध किया गया है? दोस्तों ये धारा 9 में पेनल्टी के बारे में, शास्ति के बारे में उपबंध किया गया है। आइए नेक्स्ट एक्ट अपराधी परीक्षा अधिनियम। निम्नलिखित में से किस धारा में छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्चे देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की सख्ती का प्रावधान किस धारा में किया गया है? सीधी धारा पूछी गई है अधिकतर दोस्तों, इसलिए धारा को भी आप ध्यान में लेके चलेंगे। ठीक है, 59 का सही ऑप्शन है धारा 5 में दोस्तों। ठीक है, प्रतिकर खर्चे के बारे में बात कही गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास से दंडित नहीं किए जाने का निर्देश देती है? दोस्तों धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। इसका सही ऑप्शन है धारा 6, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास से दंडित नहीं किए जाने का निर्देश देती है। धारा 6 इस बारे में बात करती है। नेक्स्ट एक्ट मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। क्वेश्चन नंबर 61, अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति मिली। तो दोस्तों इस एक्ट को जो अनुमति राज्यपाल की मिली है वो मिली है 17 अगस्त 2010। 17 अगस्त 2010 को इस एक्ट को राज्यपाल की अनुमति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित अधिकारी से अभिप्रेत है। धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित अधिकारी।
धारा 4 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित अधिकारी दोनों और कोई नहीं। और दोस्तों धारा 3 के अधीन जो गठित किए गई अधिसूचित किए गए अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं, धारा 3 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी को अपील होगी। प्रथम अपील अधिकारी को अपील कितने दिनों के अंदर होगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 15, 30, 45, 60। तो सही ऑप्शन है इसका बी, 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर दोस्तों इसकी अपील होगी प्रथम अपील अधिकारी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? तो दोस्तों इस एक्ट के तहत जो राष्ट्रपति की अनुमति है वो 20 अगस्त 1961 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, दहेज अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या दंडनीय है? दहेज लेना, दहेज देना, दहेज मांगना, सभी। दोस्तों दहेज मांगना, लेना, देना सभी दंडनीय है, दहेज, ठीक है, उपरोक्त सभी। डी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहेज अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान बतलाया गया है। किस धारा में अपराधों का संज्ञान बतलाया गया है? धारा 7 अपराध के संज्ञान के बारे में बात करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा में रजिस्ट्री को परिभाषित किया गया है। और दोस्तों रजिस्ट्री को 2A में परिभाषित किया गया है और रजिस्ट्री का वही अर्थ होगा जो आईपीसी की धारा 425 में है, ठीक है, जो आईपीसी में उल्लेखित है वही इसका अर्थ लगाया जाएगा। तो कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 2A में, का में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अनुसार धारा 2 खा के तहत लोक संपत्ति किसी के स्वामित्व या कब्जे या नियंत्रण के अधीन नहीं होगी। निजी सहकारी संस्था के नियंत्रण में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार के नियंत्रण में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन है निजी सहकारी संस्था के नियंत्रण में। सही ऑप्शन है इसका ए। 69, अधिनियम के अंतर्गत अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाला दंड का उपबंध किया गया है। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो विस्फोटक जो दोस्तों संपत्ति को नुकसान कारित करने का अग्नि और विस्फोटक की बात करती धारा हमारी 4, ठीक है। सही ऑप्शन उसका क्या होगा हमारा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 70, महिलाओं का अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आता है स्त्री के शरीर का अशिष्ट रूपण में वर्णन, स्त्री के रूप का अशिष्ट रूप में वर्णन, स्त्री के अंग का अशिष्ट रूप में वर्णन, सभी। दोस्तों 70 का सही ऑप्शन है स्त्री का सभी रूप में, ठीक है, वर्णन। सही ऑप्शन होगा डी। आइए 71, किसी अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन में डाक द्वारा भेजने को धारा 4 के अधीन निम्न में से कौन प्रसिद्ध नहीं है? क्या प्रसिद्ध नहीं है धारा 4 के अधीन? इसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने का कारण नियोजित साबित हो जाता है, जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है, सद्भावपूर्वक, ठीक है, ध्यान रखना। और किसी ऐसे फिल्म को लागू नहीं होगी जिसकी बाबात चलचित्र अधिनियम 1952 के लागू होते हैं। तो इसका भी दोस्तों सही ऑप्शन डी होगा। सभी ऑप्शन इसके सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला निम्न के अधीन दंडित किया जाएगा। यदि इस एक्ट के तहत कोई उल्लंघन होता है तो किस एक्ट धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो सही ऑप्शन दोस्तों इसके धारा 6 के अधीन दंडित किया जाएगा। आइए मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी से विपरीत है। क्या विपरीत है? उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश हो या रह चुका हो। दोस्तों दोनों कंडीशन चाहिए, ए और बी दोनों, ए एवं बी, ठीक है, उपयुक्त दोनों ए एवं बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी से विपरीत है। और जो उच्च न्यायिक सेवा का सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायालय का या अपर सेशन न्यायाधीश हो, जो सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश रह चुका हो, जो सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश हो या रह चुका हो। और 274 का सही ऑप्शन हमारा सी,
जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो या रह चुका हो। ऑप्शन नंबर सी। आइए 75, जहां धारा 5 के अधीन कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके संबंध में पहले ही अभियोजन संरक्षित किया जा चुका है तथा इससे संबंधित कार्रवाइयाँ मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित है, तो वहाँ ऐसी कार्रवाइयाँ क्या होंगी? आइए, इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी। वेरी गुड, सही ऑप्शन है। ठीक है, विशेष न्यायालय को क्या हो जाएगी? अंतरित हो जाएंगी। अंतिम निश्चय तक जो उसी न्यायालय में जारी रहेगा नहीं। कोई सही ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन ए, नंबर ए। अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत कंपनी का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित है। ऑप्शन नंबर ए, जो कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित है वही अर्थ होगा। 77, अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम किस धारा में संपत्ति की कुर्की और बिक्री की पुष्टि के लिए आवेदन प्रावधानित है? दोस्तों 14 में इस बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस धारा में प्रावधानित है दोस्तों? तो धारा 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 का क्वेश्चन नंबर 78। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की किस धारा में वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग प्रावधानित है? किस धारा में? चीज़ धारा पूछी गई दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन है धारा 24 में, धारा 24 में। ठीक है, आरक्षित छोड़ना और परित्याग के बारे में बात कही गई है, धारा 24। 79, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन किया जाएगा। आवेदन के बारे में किस धारा में बताया गया है? धारा 5 दोस्तों आवेदन के बारे में बात करती है, धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से निवारण अधिनियम के अंतर्गत वैसे महिलाओं में से ऐसी महिला विपरीत है 16 वर्ष की आयु से अधिक हो, 18 वर्ष की आयु से अधिक हो, 21 वर्ष की आयु से अधिक हो। दोस्तों सही ऑप्शन है इसमें किसी भी आयु की हो, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का गठन बतलाया गया है। आंतरिक परिवार समिति का गठन बतलाया गया है किस धारा में? 2 जा में, 3 में, 4 में या 5 में? तो आंतरिक परिवार समिति के बारे में दोस्तों धारा 4 में बतलाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नवीनतम संशोधन किया गया है। नवीनतम संशोधन कब किया गया है? 2019 में किया गया दोस्तों, लेकिन इसका क्रमांक जो है वो 24 है। 2019 में 24 क्रमांक नंबर 24 2019 से इसे लागू किया गया है, संशोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा क्रमांक 24, 2019 क्रमांक 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, आईटी अधिनियम के अधीन रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? केंद्रीय सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के उपरांत शीघ्रतम केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा, सही है। केंद्रीय सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के उपरांत संसद में वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा, गलत। केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम के अधीन गठित संसदीय समिति को प्रत्येक वर्ष के अंत में संसद के रखे जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट, गलत दोस्तों। सही ऑप्शन इसका ए ही है, ए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। आइए 84, सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपील का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अपील का जो प्रावधान है वो धारा 19 में किया गया है, धारा 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का अध्याय 7 संबंधित है। अध्याय 7 किस बारे में बात करता है? तो दोस्तों वो अपराध और शास्तियाँ के बारे में, ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बारे में बात करता है, अध्याय 7। बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क का प्रावधान किया गया है। और शुल्क का जो प्रावधान किया गया है दोस्तों वो किस धारा में किया गया है? धारा 25 में शुल्क के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 87,
किस धारा का लोप मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा किया गया है? किस धारा को 2000 संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? किसके संशोधन में हटा दिया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है धारा 35 को, इस वैल्यू हटा दिया गया है धारा 35 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्ट NDPS एक्ट देखते हैं दोस्तों 1985 का क्वेश्चन नंबर 88 क्या बात करता है? अधिनियम के अधीन कितनी कालावधि की कारावास से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचरण किया जा सकता है? कितने वर्ष तक के अवधि के अपराधों का संक्षिप्त विचरण किया जाएगा दोस्तों? 1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अनाधिक या 5 वर्ष से अधिक? दोस्तों सही ऑप्शन है 3 वर्ष से अनाधिक। 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलों का संचित विचारण किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, NDPS एक्ट की धारा 36 भी में प्रावधान किया गया है। किस बारे में प्रावधान किया गया है? अपील पुनरीक्षण के बारे में, संक्रमणकालीन उपबंधों का, विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों का। दोस्तों सभी का इसमें उपबंध किया गया है, डी सही ऑप्शन। 90 अधिनियम के अंतर्गत किस अपराधी को परीक्षा पर ही रिहा किया जा सकता है? धारा 27 के अधीन दोष सिद्धि होने पर, 28 के अधीन दोष सिद्ध होने पर, 27 का के अधीन दोष सिद्ध होने पर, या फिर 29 के अधीन दोष सिद्ध होने पर? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धारा 27 के अधीन दोष सिद्ध होने पर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कुंजी युग्म की वह कुंजी जो अंक चिन्ह सर्जित करने के लिए प्रयोग की जाती है कहलाती है क्लॉक कुंजी, प्राइवेट कुंजी, प्रवर्तक कुंजी, नियंत्रक कुंजी? सही ऑप्शन दोस्तों प्राइवेट कुंजी। 92 अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किस धारा में नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? वो धारा कौन सी है दोस्तों? वो धारा है धारा 17। धारा 17 में इनके बारे में बात कही गई है, धारा 17। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर आतंकवाद का अपराध किए जाने पर निम्न में से कौन सा दंड से दंडित किया जाएगा? ठीक है, तो 93 के 2 ऑप्शन है दोस्तों, उसमें आप कह दे सकते हो आजीवन कारावास तक का। ऑप्शन नंबर सी आजीवन कारावास, यदि साइबर आतंकवाद का अपराध है तो उसके लिए आप आजीवन कारावास तक का दंड। 94 किशोर न्याय जे एक्ट के बारे में है। अधिनियम के अंतर्गत भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन किया जाना दंडित है। ठीक है, किस धारा के अधीन? धारा 76 के अधीन दोस्तों। धारा 76 के अधीन बालक का दंडित किया जाता है किस मामले में? तो भीख मांगने के अंतर्गत यदि कोई बालक का उपयोग होता है, धारा 76 में बात कही गई है तो उसे जाना दंडित है धारा 76 के अधीन। आइए 95 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है? बाल कल्याण गठित करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। केंद्र सरकार के पास बाल कल्याण समिति गठित करने का प्रावधान शक्ति केंद्र सरकार के पास में है। 95 का सही ऑप्शन दोस्तों ए। आइए 96 नहीं सॉरी दोस्तों, ये 95 का सही ऑप्शन है बी। बाल कल्याण समिति जो है कि राज्य का ये शक्ति राज्य को दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। जिले में जहाँ पर भी राज्य सरकार चाहे इसका गठन कर सकती है। तो दोस्तों इसकी सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार होगा। सॉरी, राज्य सरकार इसका सही ऑप्शन है। राज्य सरकार को ये शक्ति कि राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास और समाज पुनः मिलन का उपबंध किया गया है। पुनर्वास और पुनः मिलाने का सब दोस्त सीधी धारा पूछी गई दोस्तों, तो ये धारा 38 में बात कही गई है। धारा 38 में ए ऑप्शन इसका सही है। आइए मोटर विकल्प एक्ट। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षात्मक सिर के पहनावे हेलमेट को परिभाषित किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हेलमेट की जो बारे में बात कही गई है वो धारा 129 में कही गई है। धारा 129 महत्वपूर्ण हो सकती है।
ध्यान रखिएगा। 129 जो है वो हेलमेट के बारे में बात करती है। 98 संलग्न यान शब्दावली से विपरीत है ऐसा मोटरयान जिसमें एक टेलर संलग्न है, एक अर्ध टेलर संलग्न है, एक टेलर व एक अर्ध टेलर दोनों हैं, जिनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एक अर्ध टेलर। ऑप्शन नंबर बी, एक अर्ध टेलर संलग्न है, इसका सही होगा बी ऑप्शन। ठीक है, काय के अंतर्गत संलग्न यान शब्दावली से विपरीत एक अर्ध टेलर, यहाँ पर सही ऑप्शन है। 99 मोटरयान अधिनियम 1988 प्रभावी है। दोस्तों सभी आपको ऑप्शन इसका सही होगा, मालूम है सभी को कि पूरे भारत में अब ये प्रभावी है। आइए 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, इसके साथ फिर हम जीएस पे आएंगे। अधिनियम के उपबंधों के अधीन हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु बाबत इस प्रतिकर का संदाय किया जाएगा। 2 लाख रुपए की नियत राशि, कोई उच्चतर राशि जो केंद्र सरकार विहित हो, दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जो केंद्र सरकार विहित करे और जो नियत की गई, ठीक है, दोनों जो भी हो सकता है, दो कंडीशन के हिसाब से दोनों। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही होगा। आइए मध्य प्रदेश के हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखें 35 क्वेश्चन हैं, इस पर भी 40% मार्क्स दोस्तों अनिवार्य है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी हमें उतना ही अच्छे से ध्यान यहाँ पर लेकर पढ़ाई करनी है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में रुक जाना योजना संबंधित नहीं योजना संबंधित है किससे दोस्तों? ये बहुत चला था एग्जाम में बच्चों के लिए। तो मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन या मध्य प्रदेश राज्य आवास बोर्ड। दोस्तों सही ऑप्शन है इसका राज्य ओपन स्कूल। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, इसका दोस्तों रुक जाना नहीं का संबंध आपको सभी को मालूम होगा। उम्मीद करते हैं इसका ये ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में 1973 के अंतर्गत स्थापित जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है? 207, 8, 9, 10, तो उनकी संख्या 7। ऑप्शन नंबर ए, उनकी कुल संख्या 7 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में लेदर इन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों लेदर की बात करें या चमड़े की बात करें, चमड़े कॉम्प्लेक्स की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा देवास में स्थित है चमड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसे इंग्लिश में लेदर इन्वेंशन सेंटर कहते हैं। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है दोस्तों? देवास में। ध्यान रखिएगा लेदर कहाँ पर है? देवास में। इसका सही ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर कारखाना जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? बरलई, इंदौर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, बरलई, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 106, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास द्वारा प्रकाशित हुआ? झरनिया, गुमला, सिमडेगा या कसई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खदानें हैं? मध्य प्रदेश हीरे के लिए एकमात्र प्रसिद्ध है दोस्तों, और इसके अलावा अन्य कार्यशील खदानें कितनी हैं? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 0। ठीक है, भारत में कितने अन्य कार्यशील खजाने हैं दोस्तों? तो 0, कोई खदानें नहीं है। मध्य प्रदेश में ही इसकी खदानें हैं। एकमात्र प्राप्त राज्य है देखिए मध्य प्रदेश हीरे के लिए, मझगांवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन देखिए खंडवा, इंदौर, रीवा, भिंड। दोस्तों इन ऑप्शनों में क्या है? इंदौर हमारा सही ऑप्शन होगा। इंदौर में सर्वाधिक दर है। ठीक है, जबलपुर होता तो जबलपुर में सर्वाधिक थी, इंदौर में पुरुष में सर्वाधिक है और महिला में भोपाल। ठीक है, लेकिन इन ऑप्शनों में हमारा इंदौर सही होगा। पहले पर जबलपुर, दूसरे पर इंदौर, तीसरे पर भोपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी है? महिलाएं कितनी लगभग साक्षरता हो गई हैं मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार?
ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 60% महिलाएं यहाँ पर साक्षात्कार हो गई हैं। जिसमें कौन सा स्थान आता है इसका प्रथम, तो भोपाल का दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना हुई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना दोस्तों 1881 में हुई थी, 1881 में। आइए मध्य गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों चंबल नदी पर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। जो चंबल नदी जो है खड्डों का अपर्दन का खड्डों का निर्माण करती है। मध्य भारत क्षेत्र चंबल संभाग के अंतर्गत, जिसे भिंड मुरैना शिवपुर में, तो ये फेमस नदी है ये। यहाँ पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा सागर और बैराज यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों इस नदी पर। महत्वपूर्ण है, इसको याद से ध्यान से पढ़िएगा। एपी की चंबल नदी और नर्मदा नदी भी दोस्तों, ठीक है। इनको दोनों को, और ये हमारी बेतवा नदी को भी, बड़ी बड़ी नदियों को विशेष तौर पे आप देखें। इंदिरा सागर बांध किस वर्ष से चालू किया गया? तो इंदिरा सागर बांध जो है दोस्तों, इसे कब चालू किया गया? तो इसे 2005 में इसे चालू किया गया, 2005 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंदिरा सागर बांध को 2005 में चालू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य है, तो वो कौन सा जिला है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है खरगोन। खरगोन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, याद रखिएगा खरगोन। खरगोन में मिर्च महोत्सव भी हुआ था दोस्तों, इसलिए खरगोन में महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेंडलिन परिणाम है अपर्दन अवनालिका अपर्दन का दोस्तों, अभी इसके बारे में बात करी। कौन सी नदी? चंबल नदी। किस जगह? मुरैना, भिंड, शिवपुर जैसे, ठीक है, स्थानों पर ये फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। सही ऑप्शन है अब भूमि बेंडलिन परिणाम किसका है? नवलाकी अपर्दन का दोस्तों। चंबल नदी के कारण ये होता है। भिंड, मुरैना, शिवपुर क्षेत्र में चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? धार से निकलती है दोस्तों माही नदी, जिसे आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। खालिस्तान नदी नर्मदा के समांतर बहती है। कौन सी नदी है जो नर्मदा के समांतर बहती है दोस्तों? ताप्ती नदी। बैतूल की मुल्ताई से निकलती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है, समांतर किसके? नर्मदा के। सही ऑप्शन है इसका बी। कौन सी नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है दोस्तों? कौन सी नदी है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? इसका सही ऑप्शन है केन नदी। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? नौरादेही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य सागर में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? कितने वन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश को 16 वन विभागों में विभाजित किया गया है, 16 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश से किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? 2013 में कहाँ पर की गई दोस्तों? उज्जैन में ये स्थापित की गई, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा एक मध्य प्रदेश का जिला है? तो बुधनी नहीं है, मऊ नहीं है, पिपरिया नहीं है, आगर मालवा है, जो शाजापुर से अलग किया गया था। आगर मालवा इसका सही ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 122। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह मध्य प्रदेश में जिला है, ठीक है, मोर और मुरैना। क्या है दोस्तों सही ऑप्शन इसका? मुरैना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन इसमें कितनी बार दोस्तों? 3 बार लग चुका है। 1977 में पहली बार लगा था, तो 30 अप्रैल 1977 इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 124। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में ज़्यादा रहता है? शीतलहर जो भी चल रही है वर्तमान में, ये किस ओर ज़्यादा रहता है दोस्तों? उत्तरी भाग में, ठीक है, मध्य भारत बुंदेलखंड क्षेत्रों में ये ज़्यादा रहता है, उत्तरी भाग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरकारी सहकारी कर्मचारी किस विभाग में हैं? जो कर्मचारी हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वो पुलिस में है सर्वाधिक, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, या विद्युत में है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षा विभाग, एजुकेशन में। एजुकेशन में ये सर्वाधिक हैं
ठीक है, याद रखिएगा एजुकेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2126। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है, दक्षिण भाग में। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? जो इंदौर में है इसको कब स्थापित किया गया, किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसे 1930 में इसे दोस्तों स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए निम्न में से किस स्थान पर तापी विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? चांदनी दोस्तों चांदनी में है, अमरकंटक में है, सतपुड़ा में है, पेंच में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा पेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल की विशाल झील किसने बनवाई थी? भोपाल की प्रमुख फेमस झील दोस्तों जिसे किसने बनवाई थी? तो इसका सही ऑप्शन बताना है हमें। राजा भोज, होशंग शाह, दलपत शाह, महिष्यंत। दोस्तों होशंग शाह ने इस झील का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर, विशाल झील का निर्माण किसने कराया था? होशंग शाह ने। बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा स्थित है? जो 52 गजा है बड़वानी में है, ठीक है, ये किसका तीर्थ स्थल है? हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, बौद्ध का है, जैन का? दोस्तों ये जैनों का है। दोस्तों ये 29 में राजा भोज हो सकता है, इसका सही ऑप्शन। होशंग शाह नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। राजा भोज ने वहाँ पर भोपाल में तालाबों का निर्माण कराया था। इस क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एक बार। राजा भोज हो सकता है इसका सही ऑप्शन। राजा भोज ने भोपाल में तालाब का निर्माण। आइए मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों नर्मदा सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे निचला स्थान माना जाता है, नर्मदा सोन घाटी। इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी सबसे निचला क्षेत्र। देखिए दोस्तों इन पुस्तकों में कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके लिए हम पुस्तक के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन आपका भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ के कमेंट के कारण मैं कि चलो आपको बता दूं कि पेपर किस तरह से रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। इसलिए इस परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले एग्जाम के हिसाब से दोस्तों ये मैं आपको करा रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको डाउट हो प्लीज़। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर होती है? दोस्तों ये बात नर्मदा नदी के समांतर होकर बहती है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों ये हमारे भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। इसका सही ऑप्शन है 143। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का जो स्थान दोस्तों वो 5वां स्थान है। ऑप्शन 34 का सही होगा हमारा, 5वां स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में घोटुल प्रथा पाई जाती है किन के बीच? तो मूड़िया लोगों की, मूड़िया जो जनजाति है इनके बीच घोटुल प्रथा पाई जाती है, मूड़िया। 136 का क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी, ट्यूरिंग, लेडरबर्ग, डॉक्टर वेजल। तो दोस्तों ये जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 137, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये ऑप्शन ही इसका सही है। कंप्यूटर के क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138, 1 किलोबाइट बराबर होता है? तो दोस्तों 1024 बाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है। विश्व की प्रथम रोबोट निर्माण कंपनी कौन सी है? दोस्तों ये है यूनिमेशन। ये विश्व की प्रथम रोबोट निर्माण कंपनी है, इसने पहले रोबोट बनाया था। आइए 140, वायरस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया? वायरस का जो उपयोग है वो किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? वाटसन, माइकल एंजेलो, फ्रेड कोहेन, कीपर। इसका सही ऑप्शन है फ्रेड कोहेन ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड है। कौन थी वो पहली महिला? तो यह है तो रत्ना सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, रत्ना सिंह।
142। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? कुमार मुनीश्वर दत्त, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर रमेश चंद्र, प्रोफेसर विनोद वर्मा। दोस्तों प्रोफेसर जो हैं विनोद वर्मा को इसके लिए चुना गया 2022 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए, प्रोफेसर विनोद वर्मा को। 143। भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? कौन सा है दोस्तों वो? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। दोस्तों इसके लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। आइए 144। मध्य प्रदेश से गृह मंत्री कौन है? तो ये चर्चा में रही है दोस्तों, सभी को मालूम होगी, नरोत्तम मिश्रा। सही ऑप्शन है इसका, नरोत्तम मिश्रा। ठीक है, अभी जो ADPO की एग्ज़ाम के पोस्टपोन को लेकर बात चल रही है, ठीक है, तो हमने बोले थे ज्ञापन देना है गृह मंत्री को भी, ठीक है, तो वो नरोत्तम मिश्रा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका वीडियो भी डला हुआ है ADPO की साइट पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 145। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? नरोत्तम मिश्रा। जानते हैं आप कौन है ये? तो हमारा इसका सही ऑप्शन है जगदीश देवड़ा जो है वो वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। सही ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? एर्सले बार्टी, डेनियल कार्लिंग, मारिया सारापोवा, कोई नहीं। तो एर्सले बार्टी दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए। 147 देखिए, वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दोस्तों, यही इसके वर्तमान यहाँ है हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। 148। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी जिसे कि हमारा MPPSC मध्य प्रदेश, वैसे यूपीएससी केंद्र में है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो उनको किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी को इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज सोनी को, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा मनोज सोनी को। 149। भारत के महान न्यायवादी कौन हैं? दोस्तों ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पिनाकी चंद्र घोष। लास्ट क्वेश्चन 150। आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य की बरुधुतु प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में स्थापित होगी, इस कितनी फीट होगी? खंडवा में है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रही है, ठीक है, ओमकारेश्वर मध्य के हमारा खंडवा जिले में। और ये कितनी ऊंची होगी? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 108 फीट होगी। 108 फीट का निर्माण होगा, देखिए स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में 108 फीट का। दोस्तों ये हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं आगे क्या रणनीति है, क्या किया है, आगे जो भी होगा आपको दोस्तों वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, कितने नंबर आए बताइएगा, ठीक है, जिससे हमें अनुमान लगे कि आगे, और इससे हम इस पेपर से हमको ये अनुमान लगेगा कि हम किस एक्ट में या किस GS की कैसी कंडीशन हमारी, हम किस कहाँ तक अपने आप को मजबूत पा रहे हैं और कैसी स्थिति और क्या, ठीक है, बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा इस पेपर के माध्यम से भी यही है। और जहाँ अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ध्यान से लेकर चलें। टाइम बहुत कम रह गया है, आज 8 तारीख हो चुकी है, कल 9 तारीख एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और कल ही हमको और कंफर्म हो जाएगा एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो मालूम पड़ेगी क्या स्थिति क्या नहीं है क्या है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।